दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद विपक्ष की बढ़ती चुनौतियों की। राज्य दर राज्य बीजेपी और उसकी अगुवाई वाले एनडीए की जीत विपक्ष की चुनावी राह मुश्किल बना रही है। हर राज्य की जीत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन महाराष्ट्र के बाद बिहार का एक तरफा जनादेश विपक्ष के मनोबल पर बड़ा आघात है। इससे उबर पाना आसान तो हरगिज नहीं। बिहार में नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में हैं। इस बीच अल्पकाल के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयोग किया, तो 2 बार थोड़े थोड़े समय के लिए अपने धुर विरोधी लालू यादव के आरजेडी के साथ भी सरकार चलाई। उन्हें पलटू राम और पलटू कुमार कहकर भी पुकारा गया। लेकिन बिहार का जनादेश बताता है कि नीतीश कुमार आज भी वहां सबसे बड़ा राजनीतिक ब्रांड है। बेशक जेडीयू से 4 सीटें ज्यादा जीतकर 89 सीटों के साथ बीजेपी इस बार विधानसभा में सबसे बड़ा दल बन गई, लेकिन इस चुनाव के असली किरदार नीतीश कुमार ही रहे। बिना सीएम फेस घोषित किए भी विधानसभा चुनाव नीतीश के ही इर्द गिर्द लड़ा गया। पिछले चुनाव में जेडीयू को मात्र 43 सीटों पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाने वाले चिराग पासवान इस बार दूसरे बड़े किरदार रहे। उन्होंने बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीटों तक पहुंचाने में तो भूमिका निभाई ही, उनकी अपनी पार्टी एलजेपी आर भी 19 सीटें जीत गई। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता महिलाओं के बीच अपने प्रतिद्वंदियों से ज्यादा मानी जाती है। इसके बावजूद एनडीए ने महिलाओं के बीच अपना समर्थन और मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 20 साल के शासन के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना की आशंका के बावजूद एनडीए एकजुट और आक्रामक नजर आया। इसके एकदम उलट महागठबंधन में सीट और टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक बिखराव ज्यादा दिखा। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी अपना मत प्रतिशत बरकरार रखने में तो कमोबेश सफल रहा, लेकिन एनडीए की चुनावी विषाद के आगे महागठबंधन कहीं नहीं टिक पाया। पिछली बार सबसे बड़े दल के रूप में उभरा आरजेडी इस बार सीटों के मामले में 1/3 रह गया और तेजस्वी का नेता प्रतिपक्ष का पद भी जैसे तैसे बचा। कांग्रेस का भी वैसा ही हश्र हुआ। उत्तर प्रदेश में भी बमुश्किल खाता खोल पाई कांग्रेस अब शायद ऐसी दुर्गति की आदी हो चली है। दरअसल कांग्रेस का संकट चौतरफा है। नेतृत्व, नीति और नियति का संकट हल किए बिना कांग्रेस का कोई भविष्य नजर नहीं आता। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ कांग्रेस की वास्तविक कमान नजर नहीं आती। संगठनात्मक मामलों से लेकर नीति और चुनावी मुद्दों के चयन तक के लिए पार्टी गांधी नेहरू परिवार की ओर ताकती रहती है। प्रियंका गांधी की भूमिका तो सांसद बन जाने के बावजूद स्टार प्रचारक तक ही सीमित है, पर राहुल गांधी की राजनीति भी कांग्रेस की दशा दिशा नहीं बदल पा रही। बेशक राहुल गांधी अपनी समझ से तो गंभीर मुद्दे ही उठाते होंगे, पर खुद कांग्रेसी उन पर प्रतिबद्ध और सक्रिय नजर नहीं आते। बिहार में 2 सप्ताह की वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले राहुल चुनाव से पहले लगभग 2 महीने वहां से नदारद रहे। बीजेपी की हर समय राजनीति और एक चुनाव समाप्त होते ही दूसरे की तैयारी में जुटने की रणनीति का जवाब ऐसी गेस्ट अपीयरेंस से नहीं दिया जा सकता। चुनाव से 2-3 महीने पहले की सक्रियता से हर समय अति सक्रियता का मुकाबला संभव ही नहीं है। 2-4 राज्यों को छोड़ दें तो कांग्रेस का संगठन भी जमीन पर कहीं नजर नहीं आता। नतीजतन हर बार कांग्रेस सहयोगी क्षेत्रीय दलों और हवा के सहारे चुनाव लड़ने को मजबूर है। लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में वांछित परिणाम भी मिल गए, लेकिन वैसा हर बार संभव नहीं है और हर राज्य में संभव नहीं है। बिहार के बाद कांग्रेस सहयोगी दलों से सीटों के मूल भाव की स्थिति में भी नहीं रह जाएगी। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो ममता बनर्जी शरीके नेता उसे भाव देते ही नहीं।
पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में शर्मनाक चुनावी हार के बाद लालू यादव परिवार का कलह भी बढ़ता दिख रहा है। अलग दल बनाकर चुनाव लड़े एक बेटे तेज प्रताप एनडीए के नैतिक समर्थन की घोषणा कर चुके हैं, तो एक बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी और परिवार से संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ध्यान रहे कि रोहिणी ने ही लालू के लिए अपनी किडनी दान दी थी। सत्ता से बेदखली के बाद भी राज्य की राजनीति में 2 दशक तक दबदबा बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन चुनावी पराभव के साथ ही परिवार में बिखराव तेजस्वी यादव की कड़ी परीक्षा साबित होने जा रहा है। जैसे कि संकेत हैं, कांग्रेस और उसके मित्र दल वोट चोरी को मुद्दा बनाते रहेंगे। एक दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा के साथ ही विपक्ष शासित पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सरकारों ने भी उसका विरोध शुरू कर दिया है। बेशक विपक्ष को अपने मुद्दे चुनने का अधिकार है, लेकिन जनमानस को समझते हुए चुने गए मुद्दे चुनाव में ज्यादा कारगर होते हैं। एसआईआर विवाद बिहार से ही शुरू हुआ। अभी भी वहां का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए अपना हाइड्रोजन बम भी राहुल गांधी ने बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले फोड़ा, पर जनादेश से साफ है कि उसका चुनावी असर नहीं हुआ। बेशक बिहार में भी महिला केंद्रित लोक लुभावन योजनाओं ने एनडीए सरकार को एक और जनादेश दिलवाने में निर्णायक भूमिका निभाई, पर इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि महागठबंधन एकजुटता से चुनाव लड़ने तथा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और खराब कानून व्यवस्था जैसी जनसाधारण से जुड़ी समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाने में विफल रहा। बिहार का संदेश साफ है कि मजबूत संगठन और जनता से जुड़े मुद्दों के जरिए निरंतर राजनीतिक सक्रियता बिना चुनावी जंग जीत पाना अब संभव नहीं रहा। क्षेत्रीय दलों के पास संगठनात्मक ढांचा तो है, लेकिन उनकी अपनी आंतरिक चुनौतियां भी कम नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की बीजेपी से मुकाबले के लिए बने इंडिया गठबंधन में राज्य दर राज्य दलगत हितों का टकराव उसके मुख्य लक्ष्य पर भारी पड़ता भी साफ दिख रहा है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की 1% से भी कम मतों के अंतर से हार में भूमिका निभाई, तो दिल्ली में उसे उसका रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया। जाहिर है पश्चिम बंगाल और केरल में भी विपक्षी दलों में यह आपसी टकराव अवश्य भावी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय का भी कमेंट बॉक्स में रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।